हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का साइंस प्रैक्टिकल बुक में हमें रीडिंग कैसे करनी है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे लिखना है, उसका ये पूरा वीडियो मैं बना के लाई हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट 4-5 प्रैक्टिकल आपको करने हैं एग्ज़ाम के बेसिस पे, तो वो करना है। तो यहाँ पे कम से कम 10 करना है आपको। यहाँ पे दिया कम से कम 10 प्रैक्टिकल करने हैं। तो 5 देखिए कम से कम 10 प्रयोग संपूर्ण करना है वर्ष भर में, पूरे साल में। तो 5 साइंस 1 के होंगे और 5 साइंस 2 के होंगे। तो यहाँ पर देखिए साइंस 1 में आपका पहला प्रैक्टिकल यहाँ पे जिसकी रीडिंग मैं बताने वाली हूँ वो है हैलाइड आयनों मतलब मूलकों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की उपस्थिति का परीक्षण। दूसरा रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पहचानना। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 8वां यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सत्यापन करना। और 10वां जो है उत्तल लेंस का नाभ्यंतर ज्ञात करना। ये 5 प्रैक्टिकल आपको साइंस 1 में मतलब विज्ञान 1 में आपको करने हैं, उसकी रीडिंग आप देखने वाले हैं। उसके बाद हमें साइंस 2 में 4 से 5 प्रैक्टिकल है, जिसमें पहला वाला प्रैक्टिकल आपका रहेगा अमीबा में द्विविभाजन और हाइड्रा में मुकुलन का अध्ययन करना है। दूसरा गुड़हल यानी हिबिस्कस के फूल का अध्ययन, इसका डिसेक्शन करना है। उसके बाद असंपृष्ट रज्जु प्राणियों के लक्षण या विशेषताओं का अध्ययन और संपृष्ट रज्जु प्राणियों। तो असंपृष्ट रज्जु में आप केचुआ और तिलचट्टा 2 कर लेंगे, और संपृष्ट रज्जु में रोहू, मछली और कबूतर ये 2 कर लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल आपका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हेलाइडो में जो साइंस 1 में आपको मैंने अभी बताया हेलाइडो का आपको करना है। तो देख लिए यहाँ पे ये इस तरीके से बुकलेट रहेगा, उसमें जो आपको तालिका बनी रहेगी वो कंप्लीट करना रहेगा। तो यहाँ पर जैसे दिया है परख नली, इसमें क्या मिलाना है, पोटेशियम क्लोराइड को किसके साथ मिलाना है, मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाएंगे तो पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर अवक्षेप के रूप में बनता है। और सेम वही है कि अगर ब्रोमाइड के साथ मिलाते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड को तो सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट जो है इस तरीके से अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर एक बार पोटेशियम क्लोराइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ अलग अलग परख नलियों में सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया को दिखाया गया है। ये इस तरीके से 3 चीज़ है। तो इन तीनों अभिक्रियाओं में जब ये अभिक्रिया होती है तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड का सिल्वर नाइट्रेट से तो ब्रोमाइड आए, और पोटेशियम आयोडाइड का सिल्वर नाइट्रेट से तो आयोडाइड, और पोटेशियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट से जब हुआ है तो क्लोराइड। यहाँ पे सफ़ेद अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट जो परख नली में प्राप्त होता है वो सफ़ेद रहेगा। फिर जो है प्रेसिपिटेट का कलर हल्का पीला होगा बी में ब्रोमाइड के साथ, और आयोडीन या आयोडाइड के साथ गाढ़ा पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। पहली अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। दूसरी में देख लीजिए जब पोटेशियम ब्रोमाइड जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ करता है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, और हल्का पीला अवक्षेप जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्राप्त होता है जो परख नली की सतह पे तली पर बैठा रहता है। उसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट फिर से प्राप्त होगा और सिल्वर आयोडाइड का गाढ़ा पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारी पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। दूसरा प्रैक्टिकल यहाँ पर जो दिया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पहचानना। तो यहाँ पर देखिए ये तालिका जो है इसमें क्या है, मैग्नीशियम धातु का हवा में जब हम जलाते हैं तो वो स्फुरदीप्ति यानी कि प्रकाश के साथ उसका फीता जो है बहुत तेज जो है जलता है, ज्योति के साथ जलता है। तो ये अभिक्रिया हम जब कराएंगे तो इसमें क्या हम तालिका में क्या लिखना है, यहाँ पे ये अभिक्रिया जब फीता हवा में जला जाता है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ संयोग अभिक्रिया होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें 2 अभिकारक हुए हैं। उत्पाद की संख्या देखिए 1 है। इसके बाद अभिक्रिया की विशेषता है कि 2 अभिकारक तथा उत्पाद 1 बनता है। मैग्नीशियम धातु श्वेत ज्योति के साथ जलती है और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और ये अभिक्रिया किस प्रकार की, ये संयोग अभिक्रिया है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले पर आते हैं। तीसरा जो प्रैक्टिकल मैंने बोला है रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण। इसमें कली चूने पर जब पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो है यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है परीक्षण तालिका वो कंप्लीट कर लेनी रहेगी कि कली चूने पर जब पानी डालेंगे तो अभिक्रिया तीव्र गति से घटित होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निलंबन वाल विलयन तैयार होते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के
कणों के तल में जमा होती है। डिश में रंगहीन स्वच्छ चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। अभिक्रिया घटित होने में संपन्न समय उत्पन्न ध्वनि, तो होते समय सुड़ सुड़ जैसी आवाज़ निकलती है, सनसनाहट होती है। अभिक्रिया में ऊष्मा उन्मोची होती है अथवा अवशोषित, तो इस चाइनीज डिश हाथ को गर्म लगती है, अर्थात इस अभिक्रिया में ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, यानी कि यह ऊष्मा उन्मोची होती है। फिर अभिक्रिया में निर्मित होने वाले गैस की क्या है, तो ये भाप होता है, पानी की भाप जो है बाहर निकलती रहती है। और प्रयोग के बाद पदार्थ में भौतिक स्थिति कैसी में परिवर्तन होता है, तो प्रयोग के बाद डिश के तल में बुझे हुए चूने के कण तथा उसके ऊपर चूने के पानी का स्वच्छ जो है विलयन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से तीसरा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। चौथे पर आते हैं। यहाँ पर ये वाला भी देख लेते हैं। चौथे पे आने से पहले ये अभिक्रिया पूरा थोड़ा देख लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इस प्रैक्टिकल में। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पानी के साथ कली चूने की होने वाली अभिक्रिया ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड तथा पानी की परस्पर अभिक्रिया होकर चूने का पानी निर्मित होता है। और निष्कर्ष है कि यह अभिक्रिया संयोग अभिक्रिया होती है। इसके पहले वाली भी अभिक्रिया संयुक्त थी और ये भी संयोग अभिक्रिया है। यहाँ पे ये रिएक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो जो है अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं और ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ये संयोग अभिक्रिया हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पर। देखिए, हिंदी मीडियम के अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है, तो उसका जो है अलग अलग रीडिंग होगी। मेरे स्कूल में ये इन्हीं 4-5 का प्रैक्टिकल करवाया गया, तो इसलिए मैं उस बेसिस पे बच्चों को रीडिंग बता रही हूँ। अगर आप किसी और स्कूल से बिलोंग करते हैं और आपको किसी और जो है टॉपिक का जो है प्रैक्टिकल की रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसकी भी रीडिंग बता सकूं, और प्रैक्टिकल करके सीखिए तो और अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल दिया है कि कांच के किसी आयताकार गुटके से गुजरने वाली प्रकाश के किरणें के पथ पे विभिन्न आयतन कोण के अनुलेखन, मतलब कि ट्रेसिंग करना, और आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण का मान ज्ञात करना, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है प्रैक्टिकल। इसकी रीडिंग कैसी करनी है, केयरफुली करना है, साफ साफ लिखना है और जो है समय पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए एक आपतित किरण होगी, जो आने वाली किरण है, ये 90 डिग्री का जो अभिलंब होता है वो होता है। अपवर्तित किरण जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाती है। उसके बाद ये जो गुटका होता है, कांच के बाहर गुटका होता है, ये अभिलंब फिर से यहाँ पर दूसरे सिरे पर होता है, और यहाँ पे फिर से विस्थापन होता है, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, या इसे आंशिक विस्थापन भी बोल सकते हैं। और ये निर्गत किरण होता है, जिसे अपवर्तित किरण भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आई, आर और ई दिया हुआ है, तो आपतन कोण आई को बोलते हैं, यहाँ पर ये मान दिया हुआ है। अपवर्तन कोण आर का मान ये रहा, यहाँ पर ये अपवर्तन कोण है, और ई जहाँ पर लिखा हुआ है जिससे यहाँ पर है, ये निर्गत कोण है, बाहर निकलने वाले कोण को कहते हैं। तो इस तरीके से ये आप तालिकाएं पूर्ण कर लेंगे, और यहाँ पर जो रीडिंग दी हुई है उस रीडिंग को भी पूरा कर लेंगे। जैसे आपतन कोण 30 है, अपवर्तन कोण 20 है और निर्गत कोण 30 है, तो साइन आई और साइन आर और निर्गत कोण ई का मान यहाँ पे आपको समक्ष दिया हुआ है। देखिए ये अलग अलग प्रैक्टिकल करने पर जो है सब कुछ जो है एंगल इधर उधर होने की यहाँ पे निर्गत कोण की संभावना हो सकती है, तो ये अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो निष्कर्ष है वो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे कि आपतित किरण ए ओ जो होती है वह निर्गत किरण बी सी के समांतर है। इसका पार्श्विक विस्थापन सी डी के बराबर है। यह विस्थापन कांच के टुकड़े की मोटाई टी, कांच की मोटाई पर और प्रकाश किरण के जो है विस्थापन पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपतन कोण जो है इज़ ग्रेटर देन, बड़ा होता है आर के, और यह जाते समय अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसके बाद आपतन कोण का माप बराबर होता है निर्गत कोण ई के। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ई ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री है, मतलब आई का मान जितना दिया हुआ है आप ऊपर स्क्रीन पर देख लीजिए तालिका में, आई का मान जितना दिया है उतना ही ई का मान है। ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 45 है, ये भी 45 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, यानी कि ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आगे का दिया आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण आपतन पर खींचे गए अभिलंब के विपरीत ओर होती है। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही प्रतल पर होते हैं, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाशीय किरण जब प्रवेश करती है तो साइन आई बटे साइन आर अनुपात स्थिरांक होता है। तो इस तरीके से ये प्रेक्षण तालिका आपका चौथा कंप्लीट होता है। 5वें पर आते हैं।
इसमें आप देखेंगे कि उत्तल लेंस का नाभ्यंतर हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो आकृति हमें प्रेक्षण तालिका दी है कि किसी दूरस्थ वस्तु का उपयोग करके दिए गए उत्तल लेंस का नाभ्यंतर ज्ञात करना, ये भी प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया गया है कैसे जो है उत्तल लेंस से पर्दे पर जो विंडो की आकृति जो है आपको उल्टी प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस रहेगा एक, ये जो प्रकार है दूरस्थ वस्तु से प्रकाश की आपतित किरण यहाँ पर पड़ती है, ये अपवर्तित किरण यहाँ पर जो जाती है, और ये लेंस का स्टैंड है। यहाँ पे ये सफ़ेद कलर का आपका लकड़ी का पर्दा था, ये मुख्य नाभि है जहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये पर्दा स्टैंड है और मीटर पट्टी स्केल से नापने के लिए कि कितने डिस्टेंस पर ये हमें स्पष्ट क्लियर जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये तालिका आप पूर्ण करने के बाद आगे लिखेंगे कि जो है कोई भी दूरस्थ वस्तु जैसे वृक्ष, खंभा और खिड़की, 3 वस्तुओं को लेकर हमने जो है पर्दे पर इमेज प्राप्त किया है। लेंस का पहला पृष्ठभाग जो है 21 और 21 मतलब कि F1 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। लेंस का दूसरा पृष्ठभाग मतलब लेंस को घुमा के रखने के बाद भी 21 का ही डिस्टेंस F2 की वैल्यू प्राप्त हुई है। हमें पता है कि सूत्र F बराबर F1 प्लस F2 बटे 2 होता है। तो 21 धन 21 बटे 2 बराबर 42 में जब 2 से भाग देंगे तो 21 प्राप्त होगा। सेम इसमें भी 21 प्राप्त होगा 21, और सेम ऐसे ही इसमें भी मतलब 42 बटे 2 बराबर 21, और सेम इसमें भी 42 बटे 2 बराबर 21। इस तरीके से ये तालिका आप पूर्ण कर लेंगे। यहाँ पर क्या आगे दिया है कि लेंस का औसत नाभ्यंतर 21 सेंटीमीटर है। प्रेक्षण तालिका के आधार पर F1 बराबर F2 दिया है, यानी कि F1 और F2 का मान देखो दोनों में 21 आया है। और दिया गया लेंस सममित है, यानी कि F1 बराबर F2 लेंस सममित होता है, अन्यथा नहीं होता है। यानी कि जब दोनों का मान समान है तो वह लेंस सममित होता है। तो इस तरीके से साइंस 1 का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब 2 पर हम आते हैं, साइंस 2 के प्रैक्टिकल को भी देख लेते हैं। देखिए प्रैक्टिकल करके ही लिखना चाहिए, मैं यहाँ पर करके दिखा नहीं रही हूँ, केवल आपको बुक में कैसे लिखना है, साफ साफ लिखना है, स्पष्ट लिखना है, इस पर भी मार्क्स मिलते हैं। बुक को अच्छी तरीके से रखना है, इसलिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य क्या है, स्थायी पट्टिका स्लाइड की सहायता से अमीबा के द्विविभाजन हाइड्रा में मुकुलन का अध्ययन करना। तो यहाँ पे आप लोगों को अमीबा का स्लाइड दिखाया गया था, उसमें सारे टाइप्स के स्लाइड आपने देखा हुआ है सूक्ष्मदर्शी में। तो इसका द्विविभाजन जनक अमीबा होता है, वो विभाजित जनक केंद्रक में विभाजित होकर 2 नवजात अमीबा में यहाँ पे इस तरीके से ये बॉक्सेस में जो है तालिका में पूर्ण कर लेंगे। और इसका प्रेक्षण हमें प्राप्त होगा कि अमीबा में विभाजन की शुरुआत केंद्रक के विभाजन से होती है। देखिए केंद्रक विभाजन जब होता है उसके बाद द्विविभाजन जो होता है वो समसूत्री पद्धति से होता है, और अमीबा पद्धति से एक अमीबा से 2 अमीबा तैयार होते हैं, यानी कि 2 नवजात अमीबा यहाँ पर देखिए तैयार हुए हैं। तो ये आपका ये कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हाइड्रा में मुकुलन, अभी अमीबा का विभाजन देखा, अब हाइड्रा में कैसे बडिंग होती है, मुकुलन होता है। तो हाइड्रा में देखिए ये ऊपर जो धागेनुमा संरचना है इसे स्पर्शिका कहते हैं। यहाँ पे जो एक साइड में पार्ट्स निकलते हैं उसको मुकुल बोलते हैं, और यही मुकुल से जो है नवजात हाइड्रा का निर्माण होता है। तो इसके प्रेक्षण तालिका में क्या लिखेंगे कि जब हाइड्रा में मुकुलन होता है तब हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा उभार दिखाई देता है, इसको मुकुल कहते हैं। ये देखिए ये उभार जैसी संरचना जो है। इसके बाद क्या दिया है कि मुकुलन बहुकोशिकीय होता है, और उसके बाद मुकुलन में वृद्धि होने पर मुकुल में वृद्धि होने पर मुकुल के स्पर्शिका और नवजात हाइड्रा में भी वृद्धि होती है। इसके बाद मुकुल के पूर्णतः वृद्धि होने पर मुकुल जनक हाइड्रा से अलग हो जाते हैं, और नवजात हाइड्रा जो है स्वतंत्र होकर जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है, द्विविभाजन का मुकुलन दोनों ही अलैंगिक प्रकार का, द्विविभाजन और तथा मुकुलन दोनों ही अलैंगिक प्रजनन पद्धतियाँ हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। आगे हमारा नेक्स्ट जो रहेगा गुड़हल के पुष्प का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर इसकी स्पष्ट आपको ये डायग्राम बनाना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या नाम दिया हुआ है वो सारे नेम को लिखना है। आपके साइंस 2 के बुक में जो एक चैप्टर में दिया हुआ है वही सारे यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर किसकी संख्या किसने है, जैसे अभिवाय ईपी कैलेक्स जिसे बोलते हैं वाह्य दल पुंज 5 से 8 होते हैं। इसका हरा रंग होता है वाह्य दल पुंज की, ये सुरक्षा करता है। इसके कार्य जो हो गए वाह्य दल पुंज ये 5 होते हैं, वाह्य दल पुंज का भी रंग हरा होता है, और ये आंतरिक मंडल की क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसके कार्य में आ जाएंगे। फिर इसके पुष्प के चक्र में दल पुंज भी 5 होते हैं, जो कि वो उसका वर्णन लाल रंग की जो पंखुड़ियाँ होती है उसमें होता है। और कार्य क्या करता है, ये पराग के लिए कीटकों को आकर्षित यहाँ तो रहेगा,
आकर्षित करना इसका कार्य होता है। उसके बाद आता है अगला कि पुमंग मतलब एंड्रोसियम अनेक पुंकेसर होते हैं। ये पुतंतु परागकोश का वर्णन करते हैं और परागकण की निर्मिति का कार्य करते हैं। जायांग 3 पार्ट होते हैं इसमें सदस्य की संख्या, और इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं और इसका कार्य फलन करने का होता है। तो इस पुष्प के कार्य कौन से है? तो पुष्प वनस्पति का यह एक प्रजननात्मक अंग है, ये पुष्प का कार्य होता है। तो इस तरीके से ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। इसकी कटिंग करके क्लास में आपको दिखाई है मैंने, एक एक पार्ट्स को अलग किया हुआ है, तो समझ तो आप गए हैं, केवल लिखना कैसे है ये यहाँ पर मैं बता रही हूँ। अगले प्रैक्टिकल पर आते हैं। इसमें आपको असंपृष्ठरज्जु प्राणियों के लक्षण और विशेषताओं का, जिसमें क्या करना है, केचुआ और तिलचट्टा का अध्ययन करना है। तो केचुए के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में लिख के उसका वर्गीकरण थोड़ा सा करके बता देना है। जैसे इसमें मादा जनन छिद्र ये वाले पार्ट हो गए, मुख हो गया, प्रमेखन हो गया, नर जनन छिद्र हो गया, खंड हो गया, इसके जो ये पार्ट्स बने हुए हैं, और गुदाद्वार हो गया। ये प्राणी जगत में होता है। उपजगत में संपृष्ठ रज्जु है, और ये संघ में मतलब फाइलम इसका सखंड कृमि होता है। इसका ये साइंटिफिक नेम हो गया। इस तरीके से प्रेक्षण में इसके लिख लेंगे कि ये लंबा गोलाकार खंडयुक्त होता है। केचुआ का शरीर खंडयुक्त होता है। इसमें 100 से 125 तक खंड होते हैं। केचुआ के शरीर में भूरे रंग का पट्टा जिसे प्रमेखला कहते हैं, और ये केचुआ उभयलिंगी होता है, और ये केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन में केचुआ की सहायता से केचुआ खाद बनाई जाती है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट कर लेंगे। हो गया। तो चलिए तिलचट्टे पर यहाँ पर देखिए, ये पहला वाला पॉइंट मैंने अभी लिखा है कि लास्ट में मुख मतलब कि विलोम सिरों पर क्रमशः मुख और लास्ट में गुदाद्वार होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तिलचट्टे के बारे में। तो तिलचट्टे की आकृति आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसके नाम लिख लेंगे। इसका सिर हो गया, स्पर्शिका हो गई, ये जो धागे हैं, ये इसका वृक्ष हो गया, इसके पंख हो गए, ये उदर हो गया, और संयुक्त उपांग हो गए। तो ये तिलचट्टे की आकृति हो गई। इसका वर्गीकरण देख लेंगे। तो वर्गीकरण में ये प्राणी जगत में आता है, असंपृष्ठ रज्जु, संधिपाद में आता है, और ये वर्ग कीटक में आता है। तो ये जो है पेरीप्लैनिटा अमेरिकाना इसका जो है साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और इसके बाद इसके प्रेक्षण तालिका में तिलचट्टा का शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। इसका ऊपरी और निचला सिर पृष्ठभाग जो है खंड युक्त होता है। तिलचट्टा का संपूर्ण शरीर काइटिन युक्त वाह्य कंकाल से ढका रहता है। तिलचट्टा का शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में बटा है। तिलचट्टा के सिर पर 2 जोड़ी संयुक्त नेत्र और 1 जोड़ी स्पर्शिका तथा मुख होते हैं। और इसके बाद पैरों की इसमें जो संख्या होती है, और यह तिलचट्टा हानिकारक कीटक होता है, और इस कीटक के कारण मानव में रोगों का प्रसार होता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट जो है आपके प्रयोग क्रमांक पर। ये समपृष्ठ रज्जु है, यानी कि जिसमें कार्ड पाया जाता है। तो आगे देखिए समपृष्ठ रज्जु में मतलब कि क्या क्या दिया हुआ है। रोहू मछली और कबूतर। रोहू मछली की जो पार्ट्स नेम है ये स्क्रीन पर देखकर स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। इसके बाद इसका वर्गीकरण आप देख पा रहे हैं। वर्गीकरण भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इस चीज़ों को लिखना चाहे तो लिख लें। जैसे जगत में प्राणी, संघ में समपृष्ठ रज्जु, उपसंघ में शीर्ष पृष्ठ रज्जु, मत्स्य अधिमय और मत्स्य। लेबियो रोहिता इसका जो है साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ये रोहू मीठे पानी में, और ये अंतकाल अस्थि युक्त होता है। रोहू का शरीर धारा रेखीय तकवाकार होता है, नीला या काले रंग के होते हैं। ये चंदेरी सफ़ेद होता है, मतलब चांदी जैसा, और इनके शरीर का बाह्य कंकाल शल्क युक्त होता है। रोहू का शरीर बड़ा होता है तथा शरीर के सिरे पर मुख, और परंतु इनकी आंखें पलकहीन होती हैं। अस्थिमय आच्छादन से ढका रहता है। इसका क्लूम, पृष्ठ पंख, अधर पंख, पुच्छ, ये सारी वक्ष पृष्ठ श्रेणी पंख की जोड़ियां विद्यमान होती है। और रोहू मछली तैरते समय पुच्छ पंख की सहायता से दिशा बदलते हैं। तो इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी नोटबुक पे क्लीन साफ अच्छे तरीके से लिख लेंगे। आगे देखते हैं। आगे जो है कबूतर के बारे में है। कबूतर का जो चित्र बनाना है और नाम लिखना है। तो यहाँ पर कबूतर के पार्ट्स आप देख सकेंगे। सिर, चोंच, नेत्र, पंख और नाखून युक्त उंगलियाँ हैं। कर्ण है, गर्दन है, पंख पर स्थित पर हैं, और पुच्छ पंख हैं। इस तरीके से इसका वर्गीकरण और इसके प्रेक्षण देख लेते हैं। ये भी प्राणी है। समपृष्ठ रज्जु, शीर्ष पृष्ठ रज्जु, पक्षी
कोलंबा लिविया इसका जो है साइंटिफिक नेम है। इसके शरीर जो है 4 भाग में सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ में विभाजित रहते हैं। कबूतर के सिर में एक जोड़ी नासा छिद्र और एक जोड़ी नेत्र तथा मजबूत चोंच होता है। इस पक्षी के मुख में दांत नहीं होते हैं। कबूतर के अग्रपाद का रूपांतरण पंख में, जिसका उपयोग उड़ने के लिए करता है। कबूतर का पश्चपाद छोटा होता है। इस पक्षी के पंजे में उंगलियां होती है और इस पक्षी के बाह्य कंकाल पर पंख होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए मददगार होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।